THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, THI एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं अंगद वर्मा, आपका साइंस टीचर। हम आप साइंस में फिजिक्स वाला हिस्सा सीख रहे हैं बच्चों। फिजिक्स वाले हिस्से में बहुत कुछ बातें सीख गए हम आप कल मिलकर किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीख रहे थे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की 6 कंडीशंस हम अवतल दर्पण के लिए सीखे थे, 1 कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए सीखे थे, वही लास्ट था। आगे हमको सीखना है, आज हमें सीखना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आप सीखे हुए हैं बच्चों। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन से एक बार मन में बैठा लें, संबंध आ जाएगा। फोकस दूरी क्या परिभाषा सीखे थे? हम सीखे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती थी बच्चों, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती थी, उसको आप सीखे थे मुख्य फोकस था। और ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी थी वही मुख्य फोकस दूरी थी। वक्रता त्रिज्या क्या आती थे बच्चों? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से कटा होता था, जिस खोखले गोले का भार होता था, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या थी। तो दोनों डेफिनेशन समझ गए थे, हमको उन्हीं के बीच रिलेशन निकालना है। तो चलिए रिलेशन निकाला जाए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हमको निकालना है भाई। फोकस दूरी F से, वक्रता त्रिज्या R से रिप्रेजेंट की जाती है। इन्हीं के बीच में संबंध निकालना है। अब संबंध निकालने के लिए हम जान रहे हैं उत्तल अवतल दोनों के लिए सीखा जाएगा। सबसे पहले हम आप सीखा जाता है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर होता है। अवतल दर्पण के लिए हम आप सीखने जा रहे हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध अवतल दर्पण के लिए हमको सीखना है बच्चों। सबसे पहले बस एक सीख लीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। अवतल दर्पण के लिए क्या करना होगा, हम ले लेते हैं बच्चों एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पीछे वाला हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा कलई करके पेंट कर दिया गया है। दबा हुआ हिस्सा परावर्तक है। हम मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण m डैश है हमारे पास, जिसका ध्रुव मान लेते हैं हम P है, उसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं C है। हम बच्चों जानते हैं C और P को जो मिलाने वाली सरल रेखा होती है वो मुख्य अक्ष है। अब हमें यहाँ डेफिनेशंस नहीं याद करनी है, हम मुख्य फोकस पता लगा लें। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये किरण समांतर आई, गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है बच्चों, हम आप जानते हैं वही मुख्य फोकस होता है। यही F है मुख्य फोकस। अब हम जान गए कि जो हमारी PF दूरी है वही फोकस दूरी है, जो PC दूरी है वही R है, वक्रता त्रिज्या है। हमें उसी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध निकालना है। निकालने के लिए हमें क्या क्या करना है उसको ध्यान से समझ लें। सबसे पहला काम हमारा होगा, हम मान लेते हैं कि आपतित किरण AB है। सबसे पहले हम बिंदु B पर लंब छोड़ देंगे बच्चों। लंब का मतलब अभिलंब। अभिलंब हम जानते हैं कि भाई आपतन बिंदु पर डाला गया लंब होता है, लेकिन हम गोलीय दर्पणों में सीखे थे कि जहां भी लंब छोड़ना होगा हम वहां की त्रिज्या खींचेंगे। अब त्रिज्या खींचने का मतलब है कि उस बिंदु को केंद्र से मिला दें। तो आप बिंदु B को केंद्र से मिला दीजिए, C से मिला दीजिए। चलिए मिल गया बच्चों। हम समझ रहे हैं कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, I से प्रदर्शित किया जाता है। ये परावर्तित किरण है और अभिलंब है, उसके बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण होता है, R से प्रेजेंट किया जाता है। अब इतनी बात समझ गए बच्चों, तो हमें निकालने में सीखने में बहुत देर न लगेगी। क्या करना है हमको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालने के लिए? सबसे पहले तो संबंध याद कर लें आप।
वास्तव में फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही पीएफ है जो पीसी का आधा है बच्चों। पीएफ पीसी का आधा होने का मतलब पीएफ और सीएफ बराबर हैं। पीएफ और सीएफ बराबर है बच्चों। तो कैसे बराबर सिद्ध कर लेंगे आप? बस सिद्ध कर दीजिए, संबंध आ जाएगा। तो सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना है वो समझिए। आप सबसे पहले समझ रहे होंगे अच्छे से कि ये दोनों कोण बराबर है बच्चों। ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम आप समझ रहे हैं अच्छे से कि बराबर है परावर्तन के नियम से। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये कोण जो आई है वो कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? हम समझ रहे हैं कि एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने के कारण ये बराबर हो गया आई के। ये कोण आर है तो हम समझ रहे होंगे बच्चों, अब उससे कुछ मतलब नहीं है हमें जाने कि ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों? परावर्तन के नियम से। ये दोनों बराबर इसलिए हैं कि भाई एकांतर कोण है। अब अगर ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर है, तो हम समझ रहे हैं कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। और हम आप जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तब आप कह सकते हैं कि जो FC दूरी है वो FB दूरी के बराबर हो जाएगी। अब FB के बराबर हो जाएगी बच्चों, तो अगर इसी गोलीय दर्पण को थोड़ा छोटा किया जाए तो आप समझ रहे हैं कि जो बिंदु B है वो P के पास होता चला जाएगा। अभी यही गोलीय दर्पण बहुत छोटा सा लिया गया होता, फिर हम किरण डाले होते, तो हम जान रहे हैं कि जो दूरी थी ये P और F वाली, B और F की जो दूरी थी, हम समझ रहे हैं कि अब ये दूरी लगभग बराबर हो जाती इस दूरी के। और छोटा ले लेते और पास हो जाता, तो हम वहां से समझ सकते हैं कि अगर छोटा होता तो दूरियां बराबर हो जाती। कौन दूरियां बराबर हो जाती? मतलब ये FB बराबर हो जाता FP के। अब FP और अभी आप सीखे कि FB बराबर था FC के, तो इसका मतलब है कि जो FC है वही बराबर हो गया FP के। जब FC बराबर हो जाएगा FP के, तो आप समझ जाएंगे कि बिंदु F P और C का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो आप समझ गए हैं कि इसका मतलब है कि अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ लिया जाता है, कर लिया जाता है कि कौन बराबर, क्यों बराबर, सब बातें आप लिखते हैं। फिर से एक बार समझ ले, फिर से समझें। ये दोनों कोण बराबर क्यों है बच्चों? परावर्तन के नियम से। ये दोनों कोण बराबर, आई दोनों बराबर क्यों है? एकांतर कोण से। अब अगर ये दोनों बराबर तो हम समझ रहे हैं बीच के दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। और बराबर हो गए तो बच्चों हम जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, अतः CF बराबर हो जाएगा FB के। और अगर गोलीय दर्पण थोड़ा छोटा कर दें तो बिंदु B P के बहुत पास हो जाएगा, तो FB लगभग FP के भी बराबर हो जाएगा। और जब FB FP के बराबर हो जाएगा तो FB ही CF के भी बराबर था, तो हम समझ लेंगे CF और PF भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे CF PF बराबर हुए, आप समझ जाएंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई है। लिखा जाए बच्चों, क्या क्या लिखना शुरू करेंगे? पहले आप इन दोनों कोणों को बराबर कर दीजिए। पहले आप चित्र फिर से एक बार समझा दीजिए। हम मान लेते हैं हमारे पास यम डैश एक गोलीय अवतल दर्पण है या अवतल दर्पण है, जिस पर प्रकाश की एक किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती है। बिंदु B पर डाला गया अभिलंब BC है। इतना समझने के बाद हम जान रहे हैं कि अब लिखना शुरू करें बच्चों। चूंकि कोण ABC इक्वल है कोण CBF के। इक्वल है क्यों बच्चों? लिख दीजिए आप, यही बराबर है परावर्तन के नियम से। आप एग्जामिनर जानेगा कि हाँ हमारा बच्चा जिसकी कॉपी हम देख रहे हैं बहुत अच्छा है, सारी जानकारियां हैं इसके पास, कंप्लीट है और प्रेजेंट भी किया है उसने सब, तो परावर्तन के नियम से हो गया। अब हम बराबर कर दें इन दोनों कोणों को, क्योंकि कोण ABC ही बराबर होगा कोण BCF के। कोण BCF के, तो थोड़ा सा आप देख लें, दोनों संबंध देख लें भाई। इसको आप बराबर क्यों है भी लिख दें।
बराबर है एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण है दोनों। चलिए दोनों समझ गए। उपरोक्त से क्या पता चला है भाई, दोनों का बायां बराबर तो दायां भी बराबर होगा। उपरोक्त से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि कोण CBF बराबर होगा कोण BCF के। बच्चों CBF माने CBF ये कोण बराबर हो गया BCF का मतलब इस कोण के। और बराबर अगर कोण बराबर हो गए तो हम जानते हैं कि उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। CBF देखिए, CBF ये उसके सामने की भुजा CF है, तो CF बराबर हो जाएगा FB के। क्यों बराबर हो जाएगा बच्चों, आप समझ रहे हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं। चलिए समझा दिए आप। अब आप आगे एक लाइन लिख दें कि यदि गोलीय दर्पण छोटा हो, यदि गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा हो, गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो हम समझ रहे हैं कि जो बिंदु हमारा B है वो P के बहुत पास होगा। बिंदु B बिंदु P के अति समीप होगा, अति समीप होगा। अगर बहुत समीप होगा बच्चों तो आप कह सकते हैं कि FB बराबर हो जाएगा FP के, तो हम कह सकते हैं कि FB लगभग बराबर हो जाएगा FP के। और अगर हम इसको समीकरण 1 समझ लें, इसको समीकरण 2 समझ लें, तो समीकरण 1 और 2 से समझ गए होंगे आप। समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल रहा है भाई, FB ही बराबर है CF के, यहाँ FB बराबर है PF के। तो समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हैं कि CF बराबर हो जाएगा PF के। भाई CF बराबर PF होने का मतलब हम समझ गए CF बराबर PF के, तो हम समझ गए कि FC और P का ठीक मध्य बिंदु है। एक लाइन हम लिख देते हैं, अतः बिंदु F C व P का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब हम समझ गए मध्य बिंदु है, तो चित्र से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये जो PC दूरी जो R थी हम उसको लिख सकते हैं PF प्लस CF। चित्र से हम लिख सकते हैं कि PC बराबर हो जाएगा PF प्लस CF के। चूंकि PF CF बराबर है बच्चों, तो हम इस PF को भी CF लिख दें, तो PC बराबर हमें क्या मिलेगा, PC बराबर मिला CF प्लस CF। CF प्लस CF जुड़ के 2CF हो गया, 2CF। अब आप जान गए हैं कि CF हमारी फोकस दूरी है। ओह सॉरी, CF के पदों में नहीं बच्चों, PF के पदों में तोड़ दीजिए। हम जान रहे हैं कि PF हमारी फोकस दूरी है P से F तक, तो जहां CF था वहां PF कर दीजिए, जहां जहां CF है वहां वहां PF कर दीजिए। PF पहले वाला तो था ही, दूसरे वाले CF को भी PF में चेंज कर दीजिए, PF जुड़ के 2PF हो गया। अब हम जानेंगे कि 2PF बराबर किसके हो गया, PC के। अब PF हम जान रहे फोकस दूरी है बच्चों, स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है, तो 2F और PC वक्रता त्रिज्या है R से प्रदर्शित की जाती है, तो F बराबर आ गई 2F बराबर हो गया R के, या F बराबर आप कह सकते हैं R/2 हो गया। यही बच्चों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। भाषा के रूप में लिख दीजिए, यह आप समझ रहे हैं फोकस दूरी है, और आप देख रहे हैं कि फोकस दूरी R वक्रता त्रिज्या है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी हो गई, आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चों। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए सिद्ध हुआ कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल के लिए जैसे सीख गए हैं, ठीक वैसे उत्तल के लिए भी सीखना है बच्चों। अवतल के लिए बस प्रोसेस बैठा लीजिए दिमाग में कि आपने क्या किया था, एक बार इन दोनों कोणों को बराबर करके सब बराबर किया, परावर्तन के नियम से फिर इन दोनों कोणों को आपने बराबर किया एकांतर कोण के नाते, तो आप जान गए भाई ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये दोनों कोण बराबर होते ही सामने की भुजाएं बराबर हो गई, और जैसे ही भुजाएं बराबर हुई, आपने कहा अगर गोलीय दर्पण छोटा होता तो बिंदु BP के बहुत पास होता, तो जो FP दूरी है वो FP दूरी के बराबर लगभग हो जाती।
तो आप जान गए कि बिंदु एफ पी और सी का ठीक मध्य बिंदु हो गया और संबंध आ गया। हम समझ रहे हैं कि भाई अवतल दर्पण के लिए आप फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध सीख गए होंगे। जैसे अवतल दर्पण के लिए बच्चों वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण के लिए सीखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए भी वही प्रोसेस दोहराना है, कुछ नया नहीं करना है। उत्तल दर्पण के लिए बस एक दो स्टेप चेंज हो जाएंगे बच्चों। क्या चेंज होगा? उत्तल दर्पण बनाइए, आप एक कॉपी कलम लीजिए, फट से उत्तल दर्पण बना दिया आपने। मान लीजिए यम डैश एक उत्तल दर्पण। कैसे पता चला उत्तल है? चूंकि इसका दबा हुआ भाग कलई कर दिया गया है, उभरा हुआ भाग परावर्तक है। ये आपने उसकी मुख्य अक्ष खींच दी। आप समझ रहे हैं कि ये ध्रुव है, यहां कहीं आप मान लीजिए उसका वक्रता केंद्र है। अब आप भाई पहले मुख्य फोकस पता लगा लीजिए। मुख्य फोकस पता लगाने के लिए क्या करना होगा? मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लाएंगे, लाने के बाद वो परावर्तित होगा, परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। तो चलिए एक किरण ले आते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, अब उसको लौटा दीजिए आप। उसको आपने लौटा दिया, ये परावर्तित किरण हो गई। आपने इसको पीछे बढ़ाया तो ये बिंदु एफ पर जाके मिल जाता है। मतलब हम जान गए कि ये परावर्तित किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हुई। अब हम मान ले फिर से कि यही ए बी अब फिर से आपतित किरण है। हम मान लेते हैं कि यहां कोई स्थान डी है। अब हमको भाई फिर से अभिलंब छोड़ना है बिंदु बी पर। अभिलंब छोड़ने के लिए आप जानते थे कि क्या करते थे, आप उसको वक्रता केंद्र से मिला देते थे। तो बिंदु बी को आप वक्रता केंद्र से मिला दीजिए। बिंदु बी को वक्रता केंद्र से मिला दिया हमने। यही मिलाने वाली रेखा थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ा दिए तो बच्चों ये अभिलंब है, यही रेखा यही अभिलंब है। तो हम जानेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण हम मान लेते हैं अभिलंब CN हो गया। आपतित किरण ये थी, ये अभिलंब था। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है, I से प्रदर्शित किया जाता है। ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, उसके बीच का कोण परावर्तन कोण होता था, R से प्रदर्शित किया जाता था। इतनी बात जान गए। अब जैसे वहां चले थे वैसे यहां भी चलना है। एक बार I बराबर R के सिद्ध करते हैं आप परावर्तन के नियम से। देखिए प्रोसेस सब वही, फिर से आपको सिद्ध करना है कि यह P और C का मध्य बिंदु है। तो यह P और C का मध्य बिंदु है बच्चों, निश्चित रूप से है। बस आपको दिमाग लगा के सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे आप? थोड़ा सा देखिए ध्यान से। तो ये कोण आप देखिए, ये किरण आप देखिए BF जो हमारी है। BF हम समझ रहे हैं कि यही जो BD रेखा है, जो परावर्तित किरण है, उसी को पीछे बढ़ाया गया है। ये अभिलंब है, तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो ये भी R है। R क्यों है? आप बता देंगे कि ये दोनों कोण बराबर इसलिए हैं कि शीर्षाभिमुख हैं। शीर्षाभिमुख है। अगर एक और काम करना चाहते हो तो इस समांतर रेखा को अगर हम आगे बढ़ा दें बच्चों, तो ये किरण आपतित किरण हो गई। ये किरण आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये I है। अगर ये कोण I है तो आप समझ रहे हैं एकांतर होने के नाते ये भी I ही होगा। आप समझ गए होंगे आप भाई। ये दोनों बराबर हो गए परावर्तन के नियम से, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और जैसे दोनों बराबर हो गए, हम समझ रहे हैं कि जो CF है वो बराबर हो जाएगा FB के। और जैसे ही CF बराबर हुआ FB के, आप कह देंगे गोलीय दर्पण अगर छोटा होता तो बिंदु B खिसक के आ जाता B के पास। तो आप कह देते कि FB बराबर हो जाता है FP के। और चूंकि FB ही बराबर है CF के, तो आप कह देते कि FP ही बराबर हो जाएगा CF के। अर्थात बिंदु F C और P का मध्य बिंदु है। तो इतनी बात समझ गए, अपने आप भी लिख सकते हैं आप। एक बार फिर से बैठा लें। अब ये दोनों कोण आप बनाए भाई। ये आप समझ रहे हैं आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आपने दिखाया कहां बराबर है। ये आपकी किरण परावर्तित वाली थी, पीछे बढ़ाई थी, आप पर मिलाए थे। ये अभिलंब था। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बच्चों आपतन कोण होता है, अरे परावर्तन कोण होता है, R लिखा आपने। ये हमने आपतित किरण थोड़ी सी आगे बढ़ा दी, तो हम जानेंगे कि ये कोण भाई I हो गया, इसलिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है I हो गया। ये कोण I है तो ये कोण भी I होगा, एकांतर कोण होने के कारण। ये चूंकि ये दोनों आपस में बराबर थे, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। और जब दोनों बराबर हो गए तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। और जैसे ही भुजाएं बराबर होंगी, आप गोलीय दर्पण छोटा कर दीजिएगा, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए लिखा जाए। सबसे पहले आप दिखाइए, चूंकि कोण ABN बराबर
कोण NBD, कोण NBD क्यों बराबर हैं आप समझ रहे हैं। बराबर मत लगाइए, ये बराबर कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दीजिए। बराबर हैं क्यों आप बताएंगे, परावर्तन के नियम से बराबर हैं। बता दीजिए कि भाई बराबर हैं कहां से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। चलिए सीख गए, परावर्तन के नियम से बराबर हैं। आगे आप बता दीजिए, क्योंकि कोण, इसको हम लिख दे रहे हैं एन डैश, एन डैश लिख दे रहे हैं बच्चों, समझने में आसान हो जाएगा। एन डैश BC, एन डैश BC बराबर है I के। कोण ऐसे ही क्यों बराबर है हम समझ रहे हैं भाई, आपतन कोण है वो। दूसरा हम समझ रहे हैं CBF, कोण CBF बराबर है R के। हम समझ रहे हैं भाई कि ये दोनों कोण I बराबर R हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम समझ रहे हैं कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर ही हैं। एक लाइन हम और लिखते हैं, क्योंकि कोण CBN डैश बराबर हो जाएगा कोण CBN डैश बराबर है कोण BCF के, BCF के। क्यों बराबर है बच्चों, आपको दिख रहा होगा एकांतर कोण है। और एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि कोण NBD बराबर है कोण CBF के। CBF क्यों बराबर हैं हम समझ रहे हैं कि भाई ये शीर्षा विमुख है, शीर्षा विमुख। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि कोण BCF बराबर हो जाएगा कोण CBF के, CBF। भाई दोनों कोण बराबर हो गए तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। अब कोण BCF देखिए अपना चित्र में, BCF ये कोण है, इसके सामने की भुजा हम समझ रहे हैं कि FB है, FB बराबर हो जाएगी कोण CFB। ओह गलत लिखा गया, गलत लिखा गया बच्चों, ये कोण है हम जान रहे हैं कोण BCF बराबर आया था, हम जान रहे थे CBF, या बीच में लिखा गया था कोण CBF। तो हम सामने की भुजा बराबर कर दे, हम जानेंगे एक के सामने की भुजा FB हो गई, दूसरे के सामने की भुजा CF हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। यदि गोलीय दर्पण छोटा हो, यदि गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा हो, छोटा होगा तो अब आप समझ रहे हैं कि बिंदु B बिंदु P के बहुत समीप होगा। मत लिखिए, आप लिख दीजिए कि उस दशा में जो FB है वो FP के लगभग बराबर हो जाएगा, FB लगभग बराबर हो जाएगा FP के। थोड़ा सा ध्यान से यहां समझ लें, इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं, इसको समीकरण 3 लिख देते हैं। समीकरण 2 और 3 के बाएं बराबर तो दायां भी बराबर। समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिला कि CF बराबर हो जाएगा PF के। भाई CF बराबर PF होना बच्चों आपको बता दिया, ये CF है ये PF है, बराबर हो गए। इसका मतलब कि जो बिंदु F है वो C और P के बीच है। अतः बिंदु F बिंदु P व C के, P व C के बीच में है। अगर बीच में है तो हम समझ रहे हैं कि भाई अब आप चित्र से क्या लिख देंगे, फिर से वैसे लिखिए जैसे लिखे थे आप अवतल दर्पण के लिए। चित्र से हम समझ रहे हैं कि PC को लिख सकते हैं PF प्लस FC या CF। चित्र से PC बराबर हम लिख सकते हैं PF प्लस CF। चूंकि PF CF बराबर हो चुके हैं बच्चों, तो एक फॉर्म में कर दीजिए, PC बराबर हो जाएगा PF प्लस PF।
और पीएफ जोड़ के हम जाने कि 2pf हो जाएगा, इधर लिखे रहे हैं उसको 2pf बराबर हो जाएगा पीसी के, या pf बराबर हम समझ रहे हैं बच्चों हो जाएगा pc/2 के। अब pf बराबर pc/2, pf आप समझ रहे हैं फोकस दूरी है, pc समझ रहे हैं वक्रता त्रिज्या है, अपान 2 हो गया। और हमें पता चल गया कि हाँ फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चों। हम अवतल के लिए भी देख लिए, उत्तल के लिए भी देख लिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एकदम यूनिवर्सल है। आपको याद किए रहना है कि गोलीय दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों की फोकस दूरियां वक्रता त्रिज्या की आधी होती हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध सीख गए बच्चों। आप एक बार, दो बार, तीन बार जो तरीका सिखाया गया है उस तरीके से कॉपी लेकर अभ्यास कर लें। अभ्यास कर लेंगे तो आज ही आपके दिमाग में छप जाएगा वो, जो आजीवन नहीं निकलेगा। तो आज की वीडियो बच्चों यही समाप्त की जाती है। आगे की वीडियो लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप जो पीछे सीखा है आपने उसको आप रिवाइज करते रहेंगे और THI एजुकेशन चैनल के माध्यम से जो भी आपको मेंटर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद।